देश की जननी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज देश की जननी के सफ़र को हम लिए चलते हैं एक ऐसी शख्सियत से मिलने जो एक भूतपूर्व सैनिक है, एक किसान के पुत्र हैं और साथ ही एक राजनेता भी है। आज हम बात करने वाले हैं रामजीलाल जी फौजी से। तो रामजीलाल जी, आपका इस चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। रामजीलाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आम आदमी पार्टी ने अभी 10 वर्ष पूरे कर लिए। तो आम आदमी पार्टी के इन 10 वर्षों को संक्षिप्त में आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देश की गर्मी के सभी श्रोताओं का अभिवादन करना चाहूँगा। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। और दूसरा, देश की गर्मी तो एक यूट्यूब चैनल तारनगर में एक कोशिश हुई है एक जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना भी करता हूँ। अभी आपका सवाल रहा 10 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या अचीवमेंट किए, क्या रहा। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई, बाहर आई थी। और 10 साल की इस यात्रा में दिल्ली में 2 बार सरकार बन चुकी है। वहाँ पर भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये नहीं कहता मैं एकदम मिट गया, लेकिन 80-90% भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। उसके बाद में भी पंजाब में भी सरकार बनी है, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का काम शुरू हो चुका है। और जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी अच्छा कार्य कर रही है। और आने वाले समय में अभी जैसे ही गुजरात और हिमाचल के रिजल्ट आ जाएंगे तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और 10 साल के सफ़र के अंदर आज तक कोई भी ऐसी पार्टी दूसरी नहीं हुई जिसने इतना कुछ पाया हो और जनता का इतना प्यार, मोहब्बत और सहयोग मिला हो। आप एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो ये कहें कि एक युवा पार्टी है। तो आपका इस पार्टी के साथ जुड़ाव कैसे हुआ? और यूँ कहूँ मैं तो एक सैनिक जो है वो इस राजनीति के क्षेत्र में कैसे आया? आप राजनेता कैसे बने? आम आदमी पार्टी से मेरा जुड़ाव जिस दिन अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तब से ही जुड़ाव था। और अन्ना आंदोलन से ही कुछ सहयोगी राजनीतिक पार्टी बनाना चाह रहे थे और कुछ नहीं बनाना चाह रहे थे। जो बनाना चाह रहे थे, राजनीति का भ्रष्टाचार मिटाना चाह रहे थे, उन्होंने एक आम आदमी पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल खड़ा किया। और उसी दिन से मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। और एक सैनिक होने के नाते एक सैनिक के अंदर देश प्रेम की भावना बहुत अच्छी तरह के कूट के भरी हुई होती है। और ट्रेनिंग का ये एक हिस्सा है देश प्रेम अंदर भरना। और वो जहाँ तक मुझे भी देश प्रेम है, क्योंकि मुझ में भी वो भरा हुआ है। तो देश से प्रेम करने वाला अकेला सैनिक ही नहीं, सैनिक के बाद भी देश के प्रति अपने कर्तव्य हैं वो आप राजनीति के माध्यम से या सामाजिक कार्यों के माध्यम से किसी भी ढंग से पूरा कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि राजनीति में एक अच्छी पार्टी आई है जो भ्रष्टाचार मिटाकर इस देश का भला कर सकती है। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जिस उद्देश्य से आपने ज्वाइन किया था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? बिल्कुल, जो मैंने सोचा था उन उद्देश्यों पर आम आदमी पार्टी खरी उतर रही है और देश के भले के लिए कार्य कर रही है। जो आम जन के, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, सबके हितों के लिए देश प्रेम के साथ और अच्छा कार्य कर रही है आम आदमी पार्टी। ये मुझे बिल्कुल संतुष्ट हूँ इस पर। कि काला धन है वो वापस आना चाहिए, या रामदेव बाबा ने भी एक बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान दिल्ली में किया था जिसमें काफ़ी लंबा चौड़ा काम हुआ, आंदोलन चला वो। उसके बाद अन्ना हजारे जी ने भी आंदोलन किया जिसमें केजरीवाल जी और बहुत सारे लोग जो थे वो उस आंदोलन में शामिल थे। तो आम आदमी पार्टी का उद्देश्य मुझे जहाँ तक समझ पा रहा हूँ यही है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त एक समाज की स्थापना करने के लिए और आम आदमी पार्टी का निर्माण किया गया।
तो उस भूमिका में आम आदमी पार्टी जो है वो अब तक कितनी सफल हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी तक के सफ़र में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल ज़मीनी लड़ाई लड़ रही है। और इसका एक ताज़ा उदाहरण हम पंजाब से भी ले सकते हैं। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने 1% जितनी खरीद होती है 1% कमीशन की मांग की थी। उनके ओएसडी ने आके भगवत मान साहब को बताया कि आपका स्वास्थ्य मंत्री 1% कमीशन मांग रहा है। भगवत मान जी ने उनसे कहा कि आप एक उसका वीडियो बना के और मेरे पास ले आओ, उसके बाद मैं देखूंगा। ओएसडी ने उसका एक वीडियो बनाया और वो लेके भगवत मान जी को दे दिया। मान जी ने स्वास्थ्य मंत्री को बुला के उनसे पूछा, वीडियो सुना के ये पूछा क्या आवाज़ आपकी है? बोला हाँ आवाज़ मेरी है। तो आप 1% कमीशन मांग रहे थे। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की तो भी भगवत मान ने उनकी सफाई भी नहीं सुनी और उनको सीधा पुलिस को फ़ोन किया। एफआईआर दर्ज हुई और चार्जशीट भी दायर हो गई और वो कैबिनेट मंत्री अभी जेल में है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बढ़िया उदाहरण है। और रही बात आपकी काले धन की, काला धन स्टेट का मुद्दा नहीं है, काला धन विदेश से लाने का मुद्दा सेंटर का मुद्दा है। और मोदी जी ने वादे भी किए थे, 15 लाख देने के भी वादा किया था, लेकिन उस मामले में 1% भी कोई काम नहीं हुआ। अभी की जो रिपोर्ट आ रही है उनमें स्विट्जरलैंड में भारत का जमा धन 20% और बढ़ा है, न कि आने की बजाय। तो वो केंद्र का मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी ने एक हेल्पलाइन जारी कर दी दिल्ली में भी और पंजाब में भी कि कोई भी भ्रष्टाचार करता मिले आप एक वीडियो बना के लाइए या आप फ़ोन रिकॉर्डिंग करके लाइए, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती है और इसका उदाहरण आप जाके देख सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। पंजाब और दिल्ली में बिल्कुल भ्रष्टाचार कम हुआ अपेक्षा करते और राज्यों के। जी, वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र की बात करें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन दोनों के बीच आम आदमी पार्टी को आने वाले समय में अपने अवसर समझ लीजिए, अपनी संभावनाएं समझ लीजिए, वो कितनी नज़र आती है? निश्चित रूप से देश की पूरी जनता इन कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो चुकी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही दुकान के 2 दरवाजे हैं। आप इस दरवाजे से घुसो, उस दरवाजे से घुसो, सामान वही अंदर है। इनकी नीतियाँ एक हैं। कांग्रेस से जीतता है वो बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी से जीतता है वो कांग्रेस में चला जाता है। फिर नीतियाँ अलग कैसे हुई? आदमी का राजनीति मानने का कोई विचार होता है, कुछ मुद्दों पर होता है, विचारों पर होता है। वैचारिक तो कोई है ही नहीं। आप जीत के दूसरी पार्टी में चले गए, वैचारिकता कहाँ रह गई? और दोनों ही शासन, चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, दोनों ही शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनता के मेन जो मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों को कोई ध्यान नहीं है, कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं है। और जो देश की जनता है वो दोनों से तरस आ चुकी है। और जब भी आम आदमी पार्टी जहाँ भी सामने विपक्ष बन के लड़ती हुई नजर आई है, वहाँ जनता ने पूरा सहयोग दिया है और एक तरफा सहयोग दिया है। इसका उदाहरण दिल्ली और पंजाब हैं। और अभी आपके सामने गुजरात का 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। देश की जनता पूरी चाह रही है और उसमें राजस्थान भी आता है। राजस्थान में 2023 में चुनाव होंगे। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत डटकर मुकाबला करेगी, लड़ेगी और जनता का प्यार मिलेगा और आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी सरकार बनाएगी। राजस्थान की जनता को आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में नज़र आएगी, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए अभी पूरी 200 विधानसभा के ऊपर संगठन निर्माण का कार्य चल रहा है। बूथ स्तर तक संगठन निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है पूरी 200 विधानसभा के ऊपर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक वर्षा आधारित खेती करने वाला राज्य है और हम जिस क्षेत्र से संबंधित है, तारानगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ भी फसल के लिए बारिश ही एक ऐसा साधन है जिस पर लोग निर्भर रहते हैं खेती के लिए। और अभी कुछ वर्षों से नहर एक मुद्दा है जिस पर लोग विचार कर रहे हैं। नहर
फिर भी अगर बात करें तो लोग कभी कहते हैं किसी ने रकबा काट दिया, किसी ने जोड़ दिया। तो आम आदमी पार्टी इस विषय पर तारानगर में या तारानगर की जनता के लिए कितना काम कर रही है? जहाँ तक नहर के मुद्दे की बात है, नहर 2006 में वसुंधरा सरकार ने कैबिनेट के फैसले के ज़रिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कनाल का 2,40,000 हेक्टेयर जो रकबा था, उसमें से 1,38,000 रकबा असिंचित घोषित कर दिया। और उसके बाद उसका मालूम चला 2012 में जाके कि ये विधानसभा में प्रश्नोत्तर के जवाब में ये मालूम चला कि ये तो 2006 में ही काट दिया गया। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि 2005 है या 6 काट दिया गया रकबा। तो उसके बाद में जब पता चला, उसके बाद में तारानगर में एक सर्वदलीय संघर्ष समिति नहर के मुद्दे के ऊपर बनी थी, सर्वदलीय नहर संघर्ष समिति। उस समिति के अंदर मैं भी एक फाउंडर मेंबर था और हमने तारानगर विधानसभा के और राजगढ़ के और सरदारसर विधानसभा के इन तीनों ही विधानसभाओं में क्षेत्र में इस कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का ये जो रकबा है काटा गया था। तीनों ही जगह हमने 8 या 9 जगह पर गाँवों में बड़ी बड़ी रैलियाँ और सभा की थी, लोगों को जागरूक किया है। उसके बाद में स्वर्गीय मास्टर जी अर्जुन जी देतरवाड़, उन्होंने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के काटे गए रकबे को जुड़वाने के लिए और जो बकाया विधानसभा का रकबा बच गया, जो सिंचित पहले भी नहीं था, इस एरिया में नहीं था, उसको जुड़वाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उन्होंने लगभग 530 दिन तक 585 दिन तक, और उनके साथ हम भी हमेशा उस धरने पर रहते थे। अपनी पंचायत समिति के और एसडीएम कोर्ट के बीच में वहाँ एक टपरी बना करके हमने वहाँ पर इसके लिए धरना शुरू किया था। 585 दिन के बाद मैं नमन करूँगा अर्जुन जी को, उनको उस संघर्ष को, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था या भगवान को उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद सवाल उठा कि इस संघर्ष को आगे कौन बढ़ा सकता है। तो मैंने और भोजराज जी ने ये बीड़ा उठाया कि आगे हम इसको बढ़ाएंगे। उसके बाद में हमने 300 दिन तक लगभग और उस धरने को चलाया। उसके बाद में विधानसभा चुनाव आ गए, उसके कारण विधानसभा चुनाव आने के कारण उस धरने को समाप्त करना पड़ा। तो ये जो नहर का संघर्ष है उसमें आम आदमी पार्टी तो इस कंडीशन में अभी है नहीं कि इसके ऊपर कुछ काम कर सके, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो जितने भी मेंबर हैं उनका भी पूरा सहयोग रहा था उस धरने में। तो हमने ये संघर्ष ज़रूर किया कि हम इस नहर को जुड़वाने के लिए धरना चलाया, लोगों तक गए, लोगों को जागरूक किया, ये काम हमने ज़रूर किया। तारानगर में बात करें तो आम आदमी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो एक दावेदार के रूप में जनता के मुद्दों को उठा सके, पर आप जनता के जो मुद्दे हैं उनमें कहीं न कहीं सहभागी ज़रूर बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं साहब। जब भी कोई किसान का मुद्दा हो, किसान के मुद्दे में मैं या भोजराज जी भी जाते हैं। कभी भी हमने पार्टीबाजी नहीं की। जहाँ किसान का मुद्दा है कोई भी पार्टी लेके आए, हम उसमें गए हैं, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को बुलाया भी है, गांव-गांव जाके संपर्क भी किए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किया है। या पीछे नाले का मुद्दा था, नगर पालिका में आए, यहाँ नोटिस दिया, ज्ञापन दिया इनको, उसको ठीक करवाना है। उसके बाद जो सेना में भर्ती का मुद्दा था उसके लिए भी रैली निकाल करके हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया। जितने भी मुद्दे होते हैं, जो जागरूक मुद्दे हैं, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी का पूरा सहयोग रहता है और लोगों को जागरूक करने का काम रहता है। फसल बीमा का एक बड़ा मुद्दा है, उसके क्लेम के बारे में कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। तो कभी सांसद महोदय कहते हैं कि ये क्लेम मेरी वजह से क्लियर हो गया, कभी विधायक महोदय ये कहते हैं कि ये क्लेम है वो मेरी वजह से क्लियर हुआ। तो इस विषय में आपके क्या विचार हैं फसल बीमा के बारे में? फसल बीमा एक राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से किसानों को आपात में एक सहयोग देने के लिए, और यदि फसल खराब हो जाती है तो उनको आर्थिक रूप से किसान इतना कमज़ोर नहीं हो जाए कि अपने बच्चों को नहीं पाल सके, केसीसी के रूप में पैसे भी देती है एडवांस में,
और उसके बाद में फसल यदि खराब हो जाती है तो उसके आधा पैसा देती है केंद्र सरकार, आधा पैसे देती है स्टेट गवर्नमेंट, और 2% किसान प्रीमियम देता है प्रीमियम के रूप में। लेकिन इसमें पारदर्शिता नहीं है। बीमा कंपनियां अपनी मर्जी से, इनके रूल्स हैं, वो लिखित में रूल हैं, फिर भी वो अपनी मर्जियां चलाती हैं। जैसे एक किसान के, मेरा ही खेत है, उसमें 5 खसरे हैं, तो ये क्या करते हैं, 5 खसरे के थोड़े थोड़े करके अलग अलग करके डालते हैं और एक खसरे में 4 फसल दिखाते हैं, तो 500 के 20 जगह पर अमाउंट आएगा उसका, ताकि किसान बरगलाया रहे कि उसको पता ही नहीं लगे कि आ क्या रहा है, किस चीज़ का आ रहा है। ये एक प्रकार की धोखाधड़ी है। दूसरी बात, क्रॉप कटिंग की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत हो सकती है। जब ये सब कुछ खुला है तो उसको क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। पहले फसल बीमा मौसम आधारित था, तो अब ये है क्रॉप कटिंग के आधार पर। अजमेर में जो रेवेन्यू बोर्ड है वो रैंडम के आधार पर एक पटवार हल्के में 4 खसरे तय करता है, और उन 4 खसरे की एक सीमित एरिया होता है 5 बाई 5 मीटर का, उसका फसल कटाई करके कितने दाने आए, उन दाने की तुलाई करके हेक्टर के हिसाब से कितनी पैदा हो गई, उस पैदावार को निकाल करके उसके बाद में जो मिनिमम कितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, तो जितना नहीं होता है कम हुआ, उसका किसान को, बीमा कंपनियों को बीमा देना पड़ता है। अब मान के चलिए मैंने बीमा कराया और मैं नहीं रहा, तो मुझे बीमा क्लेम तो मिलना ही चाहिए। जब किसान फसल बो रहा है और खेत में कुछ हुआ ही नहीं, तो बीमा कंपनी को उसको क्लेम तो देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। लेकिन वो उसमें आनाकानियाँ करती हैं। और रही बात विधायक की और सांसद महोदय की कि मैंने दिलवाया, तो ये श्रेय लेने की ज़रूरत कहाँ है, जब आप सीधा सीधा पारदर्शी कर दो इस चीज़ को, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। और किसान इसके लिए तैयार है। बिल्कुल मैं किसानों को बेच रहा हूँ, हर एक रैली में, हर सभा में, हर किसान के क्लेम के मुद्दे में, नहर के मुद्दे में किसानों से बात करते हैं। किसान इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि ये प्रीमियम है सीधा किसान के खाते में डाल दो और इस फसल बीमा के झंझट को ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए किसी को शाबाशी देने की जरूरत नहीं है, या तो इसको पारदर्शी किया जाए या सीधा प्रीमियम खाते में डलवा दो। मैं तो कहना चाहता हूँ MP साहब से भी, उनका केंद्र सरकार का निर्णय सभी स्टेट में भी शायद लागू हो जाएगा, और राज्य सरकार से भी कहना चाहता हूँ ये भी लागू कर दें, विधायक जी भी कहें उनको, ताकि इनका किसान का खाते में सीधा प्रीमियम डाल दें। जितना ये बीमा कंपनी को दे रहे हैं उतना किसान को दे दें, किसान इसके लिए एग्री है। अगर अपन बात करें आने वाले विधानसभा चुनावों की, क्योंकि वर्तमान सरकार को 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और 2023 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हैं, तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से जनता क्या अपेक्षा कर सकती है, या आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं या चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी? एक तो पूरे देश की जनता के बेसिक मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो तो पूरे देश की कॉमन समस्याएं हैं। वो समस्याएं फिर राजस्थान में भी हैं, वो तारानगर में भी हैं, वो सभी हैं। दूसरी चीज़ है, अगर मैं तारानगर विधानसभा की बात करूं तो नहर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले चुनाव का जो घोषणा पत्र होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इस मुद्दे को मैं आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे विश्वास है इस चीज़ को पार्टी भी मानेगी, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ और जनता का मुद्दा है ये रहेगा। दूसरा ये फसल बीमा वाला है, ये भी पूरे राजस्थान का मुद्दा है, ये कोई विधानसभा का नहीं है, तो ये पूरे राजस्थान के तौर पर पार्टी के उसकी रूपरेखा में लाया जाएगा। और यहाँ लोकल के जितने भी हैं, जैसे नालियाँ हैं, खालियाँ हैं, एक तो तारानगर की जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, उस निकासी की व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। और इस मुद्दे पर आने वाले समय में चुनाव होते हैं, यदि आम आदमी पार्टी आती है तो इस समस्या को भी हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और बाकी तो अभी सामान्य मुद्दे हैं, वो तो पूरे देश के हैं, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जैसे दिल्ली में हुआ है, शिक्षा के ऊपर इतना अच्छा बजट दिया गया है,
टोटल बजट का 25% बजट शिक्षा के ऊपर दिल्ली में खर्च होता है, जबकि कोई भी राज्य में या केंद्र सरकार भी 6% से ऊपर शिक्षा पर खर्च नहीं करती है। और उसका प्रतिफल अभी मिल रहा है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल के 1141 बच्चे नीट में और आईआईटी में सिलेक्ट हुए हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, सरकारी स्कूल के इतने बच्चों का सिलेक्शन होना। और वहाँ पर अच्छी स्कूलें बनी हैं, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स की सुविधाएं, सब स्कूलों में लैब, साइंस के जितने लैब हैं वो हैं। अब तारानगर में देखो आप, मैं तो पढ़ता था यहाँ 84-85 में, उसमें यहाँ तीनों सब्जेक्ट की लैब थी, केमिस्ट्री की, बायो की और फिजिक्स की और ज्योग्राफी की भी, चारों सब्जेक्ट की लैब थी। वहाँ का था प्रैक्टिकल हुआ करते थे। एक होद्दी होती थी, उसमें मेंढक रहते थे, वो मेंढक जीव विज्ञान वाला चीर फाड़ करके बच्चे सीखते थे। आज देखो क्या हाल है उसका। मतलब यहाँ ढांचा शिक्षा का बुरा हुआ है और ख़राब हुआ है, और दिल्ली में शिक्षा का ढांचा बहुत अच्छा हुआ है। स्वास्थ्य के ऊपर भी दिल्ली में 13% बजट है, जो किसी भी स्टेट में नहीं है। 4-5% से ऊपर किसी भी स्टेट में नहीं है। और वहाँ पर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, मोहल्ला क्लिनिक हुए हैं, ताकि छोटी मोटी बीमारियाँ उस मोहल्ला क्लिनिक में जाके और आप बड़े हॉस्पिटलों में भीड़ ना करें। और यदि आपको बड़े हॉस्पिटल में ना करें नारायण, आपको ऑपरेशन करना ही नौबत आए और डॉक्टर ने 1 महीने के अंदर की तारीख नहीं दी, 1 महीने के बाद की तारीख दी है, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करवाएं। 20 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो गवर्नमेंट देगी वो पैसा। और बिजली है वो 200 यूनिट तक दिल्ली में फ्री है, 300 यूनिट तक पंजाब में फ्री कर दी, और पानी फ्री मिल ही रहा है। महिलाओं को सफ़र फ्री है। और वो मोदी जी बोलते हैं रेवड़ी वाला, तो मैं ये बोलता हूँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये रेवड़ी नहीं, ये जनता का हक है। इसको रेवड़ी नहीं बोला जाता। रेवड़ी वो है जो आपने 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, वो रेवड़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सबको मिलनी चाहिए, वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को आप बांट रहे हो, वो रेवड़ियाँ हैं। आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, वो रेवड़ियाँ हैं जो रेवड़ियाँ आप खा रहे हो, ये रेवड़ी नहीं है। काश्तकार के रूप में या एक किसान के रूप में आप सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं, या आने वाली जो सरकारें हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? निश्चित रूप से मैं एक किसान हूँ और किसान परिवार से हूँ। मेरा परिवार अभी किसानी का काम करता है और मैं भी किसानी का काम करता हूँ। जब भी मौका मिलता है खेत में जाता हूँ, 10 दिन 15 दिन काम करता हूँ। आज जो देश में किसान की हालत है वो वास्तव में बहुत दयनीय है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण देवेंद्र शास्त्री जी देते हैं। पिछले 45 साल में 2015 तक, 1970 से लेके 2015 तक के 45 साल का गवर्नमेंट का खुद का डाटा है कि अनाज के भाव बढ़े हैं 19% और कर्मचारियों के वेतन भत्ता, तनख्वाह और महंगाई वो बढ़ गई 150, 200, 250, 300 गुना तक। तो एक 200-250 गुना बढ़ने वाली तनख्वाह है तो, और एक किसान का 19 गुना बढ़ा है, तो किसान कैसे सर्वाइव करेगा? आज के दिन जो खेती पर किसान है उसकी हालत बहुत दयनीय है। किसी समय पर 10-10, 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे होते थे। वो सिर्फ पशुपालन से और खेत से अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे, उनका पालन पोषण भी करते थे, शादी विवाह भी करते थे, अपना पूरा खर्चा चलाते थे। आज के दिन इसके लिए और सिर्फ इन सरकारों की जो नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, वो जिम्मेवार हैं। आज एक पशु को खेती का दुश्मन बना दिया और खेती को पशु का दुश्मन बना दिया। ये इनकी नीतियों के कारण है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। और जो डीए एक कर्मचारी का साल में 2 बार बढ़ता है, जिस अनुपात में महंगाई के अनुपात में बढ़ता है, 4% अगर किसान का डीए बढ़ रहा है साल में 6 महीने में, तो 4% बाजरे का, ग्वार का, मोठ का, मूंग का, गेहूं का, ज्वार का, या जितनी भी फसलें हैं किसान का उत्पाद है, उसका भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। उनका 6%, 10% बढ़ जाता है, साल में 15% तक बढ़ जाता है, कभी कभार 12% बढ़ जाता है। और किसान का जो उत्पाद है उसका बढ़ता है 2% और 4%, तो ऑटोमेटिकली वो तो पीछे रहेगा ही।
तो मैं सोचता हूँ और मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अपने विधायक और एमपी साहब को भी कि वो उनको चेताएं और इस मुद्दे पर उनको तैयार करें। इसी अनुपात में अनाज का भाव जो कर्मचारियों का बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के अनुपात में अनाज का भाव बढ़ना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस C250 है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। मोदी जी ने पिछले 13 महीने तक, पिछले साल 19 फरवरी को जो आंदोलन समाप्त हुआ था उसमें वादे किए थे कि मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर एक कमेटी का गठन करूंगा, और एक झूठ मूठ की कमेटी इन्होंने गठित की है जिसमें एक भी किसान प्रतिनिधि नहीं है। जो किसान के सरकार के चमचे हैं वो उस कमेटी में बैठा दिए गए, वो किसान के लिए क्या भला करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, उसको घोषणा की जाए और उसका एक कानून बनाया जाए। उससे नीचे में जो खरीद करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में आती है, हालांकि दिल्ली में और पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आपके विचारों से मुझे ऐसे लग रहा है कि वो किसानों के हित में निश्चित रूप से काम कर रहे होंगे, पर अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी इस स्थिति में होती है तो किसानों के लिए आम आदमी पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनके बारे में आप जनता से बात करेंगे? अलग से कोई किसान के अलग से कौन से मुद्दे, जिन मुद्दों पर हमने अभी बात की है, जैसे फसल बीमा का मुद्दा है, नहर का मुद्दा है, जो वाजिब दाम है किसान को लागत का C250 जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश है C2+50 उसका, यही मुद्दे। और जो पेस्टिसाइड हैं उनके रेट बेतहाशा बढ़ रहे हैं, यूरिया के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उन पर कुछ कंट्रोल हो। यदि आम आदमी पार्टी आती है तो इन मुद्दों के समाधान के लिए बिल्कुल अच्छे ढंग से कार्रवाई करेगी और इन मुद्दों का समाधान भी करेगी, ये मेरी अपेक्षा है। अपन बात कर रहे थे एक राजनेता के रूप में रामजीलाल जी से। अभी वो एक सैनिक है और उनकी इसी भूमिका के संबंध में हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप सैनिक के रूप में सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा जो है वो एक सैनिक के रूप में बिताकर सामान्य जीवन में आप आए हैं। तो आपकी क्या अपेक्षाएं थी, क्या कमियां थी जिनकी अपेक्षाएं एक सैनिक को सरकार से होती? नहीं, सैनिक के लिए सरकार ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, सैलरी वगैरह भी अच्छी बढ़ाई है और सुविधाएं भी अच्छी हैं, या पेंशन आ गया उसके बाद में उसको रीसेटलमेंट का प्रावधान भी है, कॉलोनियाँ भी कर दी हैं, कैंटीन की सुविधा भी है। सैनिकों के लिए अच्छा किया है और ये कोई एहसान भी नहीं है कि वो, क्योंकि सैनिक देश के लिए मरता मिटता है, अपनी जान पर भी बनाती है। अब नहीं बनाई, मैं आ गया रिटायरमेंट, लेकिन सबके लिए सौभाग्य में ये होता भी नहीं है, तो किसी भी जान भी, तो उनके लिए सैनिकों के लिए किया है, अच्छा किया है और अच्छा करना चाहिए, जितना संभव हो उसके सरकार को और अच्छा करना चाहिए। और रही मेरी बात, तो मैं तो सैनिक नहीं हूँ, मैं सैनिक ऐसे नहीं हूँ कि मैं BSF में था, और BSF, CRPF, ITBP, SSB और आपके ये ITBP हो गया, ये 6 जो पैरामिलिट्री, आसाम राइफल 6 जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनको सैनिक का दर्जा नहीं है। और ना ही 2004 के बाद में जैसे सामान्य कर्मचारी को पेंशन होती है, इनको पेंशन की सुविधा है, ना कोई कैंटीन की सुविधा है, ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, ना रिटायरमेंट आने के बाद रीसेटलमेंट की सुविधा है। और सैनिक कॉलोनियाँ होती हैं, उनमें भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दोबारा सर्विस लगनी है, उसमें भी हमारा कोई कोटा नहीं है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। जबकि इनकी ड्यूटियाँ, मैं BSF में रहा हूँ, बॉर्डर पर रहा हूँ, सेना से ज़्यादा हैं, वो इस ढंग से ज़्यादा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सैनिक भाइयों से, उनकी कोई कम नहीं है, लेकिन BSF की और इनकी ड्यूटियाँ और ज़्यादा हैं। क्योंकि सेना को तो जब लड़ाई होती है, वार के टाइम में काम करना होता है, लेकिन BSF के लिए तो 24 घंटे वार है, वो सीमा के ऊपर है। और उसके बाद में भी जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो बिल्कुल वो लिखित में है कि BSF भी सेना के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेगी। तो ये वर्दी के रंग से
हमारा खाकी कलर है बीएसएफ का और आर्मी का ग्रीन कलर है, वर्दी के रंग से ये सैनिकों के बीच में ये जो भेदभाव है ये मुझे बहुत दुखता है, ये बहुत कठोरता है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि सरकार, भारत सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। और मोदी जी ने वादा भी किया था कि मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक सैनिक के बराबर दर्जा दूंगा, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। तो मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस के भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं, वो भी इस मुद्दे को अपने लेवल पर उठाएं और सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि इन सैनिकों के साथ, अर्ध सैनिक बोलते हैं हमको, सैनिक तो नहीं है हम, लेकिन इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनको वो अन्याय न हो और उनके लिए सुविधाएं कुछ लागू की जाएं। इसमें एक सेना के भर्ती के रूप में एक नई योजना आई, अग्निवीर योजना, जो सेना के तीनों ही खंडों में, भागों में लागू हो गई है। तो पक्ष में विपक्ष में दोनों ही तरफ लोग खड़े हैं, कुछ पक्ष में भी हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। तो आम आदमी पार्टी इस विषय में क्या सोचती है और एक सैनिक के रूप में आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में इस अग्निवीर योजना का विरोध किया था। हमने भी चूरू में कलेक्टर श्याम साहब को इसके विरोध में, अग्निवीर के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा था और पूरे देश भर में जिला हेडक्वार्टरों पर आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ ज्ञापन दिया था। ये तो पार्टी के लेवल की बात है, पार्टी इस अग्निवीर योजना के साथ नहीं है, इसके खिलाफ है। और मैं एक सैनिक होने के नाते या अर्धसैनिक कहो आप, अर्धसैनिक होने के नाते भी ये महसूस करता हूँ कि 4 साल में एक जवान तैयार होता है लड़ाई के लिए, क्योंकि 12 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, मैप, उसके बाद में मैप रीडिंग, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, 3-3 महीने के कोर्स ये होते हैं। उसके बाद में जो जितने भी एडवांस वेपन आते हैं, वेपन की ट्रेनिंग होती है, वार के जो तरीके उनकी ट्रेनिंग होती है। तो 4 साल मिनिमम एक सैनिक को लड़ाई के लिए तैयार होने में समय लगता है और आप 4 साल में वापस घर भेज दोगे। और जो एक देश के लिए मरने और मिटने का जज्बा होता है, वो जज्बा ट्रेनिंग के दौरान हर एक सिपाही में कूट कूट के भरना पड़ता है। नहीं तो किसी की औकात नहीं है कि गोली के सामने सीना तान के चला जाए। और जो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं 15 साल 20 साल तक, तो हमारा जुड़ाव, आपस का जो जुड़ाव है वो इतना एक घर जैसा, परिवार जैसा हो जाता है। तो 4 साल में एक सैनिक के अंदर वो वापिस आ जाएगा तो उसके मन में ये भावना नहीं आ पाएगी कभी भी। देश के लिए मरने वाले फिर भी उनमें से मर मिटेंगे, जज्बा हो सकता है, लेकिन उस जो पहले था उस कॉन्फिडेंस, उतना कॉन्फिडेंस 4 साल में नहीं आ पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और 4 साल में एक सैनिक तैयार नहीं होता है और 4 साल बाद में वो घर आ गया, तो ये तरीका ठीक नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये तरीका ठीक नहीं है, मेरा ये निजी विचार है। आपने जैसे कहा एक सैनिक जो है वो देश के लिए मरने मिटने को तैयार होता है, अपनी जान न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो आपने एक सैनिक के रूप में कभी ऐसी स्थितियों का सामना किया है? मैंने एक सैनिक के रूप में लड़ाई जैसा या वार जैसा, मेरे समय में तो मैं 88 में भर्ती हुआ था और 2008 में आ गया। उस दौरान कोई युद्ध तो नहीं हुआ। करगिल का युद्ध हुआ था, उसमें बीएसएफ को नहीं भेजा था, सेनाएं थी। और जो उग्रवादियों के साथ में, उनके साथ में ज़रूर मुठभेड़ मेरी नहीं हुई, लेकिन मेरी कंपनी के जवान भी शहीद हुए हैं, ये होता रहता है। लेकिन मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं देश के लिए लड़ सकूँ, एक वार के रूप में लड़ सकूँ। और वैसे देश का ये सौभाग्य है कि लड़ाई नहीं हो तो वही अच्छा है। सैनिक तो सुरक्षा के लिए है, वो सीमा पर सुरक्षा करेगा, लेकिन लड़ाई तो किसी भी देश के लिए फ़ायदे की तो नहीं है। लेकिन जब हो जाती है तो लड़ना पड़ता है और मरना भी चाहिए देश के लिए, क्योंकि देश का ही खाते हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी के लिए मरेंगे मिटेंगे। ये मुझे मौका, ये सौभाग्य नहीं मिला। आप अभी कह रहे थे कि अग्निवीर योजना जो है उसमें 4 साल में एक सैनिक को तैयार होने में 4 साल लग जाते हैं, और उन 4 सालों में जब व्यक्ति रिटायर होकर के घर आ जाएगा तो उसमें जो भाव होने चाहिए देशभक्ति के या अपने देश के लिए मरने मिटने के,
वो नहीं पनप पाएंगे। तो ऐसा समझा जा सकता है कि अग्निवीर योजना जो है वो लोगों को रोज़गार तो उपलब्ध करा देगी, पर वो भावना जो चाहिए देश के लिए, वो भावना कहीं न कहीं विकसित होने में और ये योजना जो है वो बाधा के रूप में सामने आएगी। मैंने ये तो नहीं कहा था कि उनमें देश प्रेम की भावना जागृत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि अपेक्षा को रूप से कम होगी, क्योंकि लंबे समय तक जुड़ाव रहना और एक छोटे पीरियड के लिए जब वो सैनिक खुद को ही सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अपनी जॉब को ही सुरक्षित, अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तो उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कटौती होगी। तो ये अच्छी योजना नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ जो पुरानी योजना थी अच्छी थी, उसमें या फिर आप बताएं नहीं इसमें कमियाँ क्या थी, पुरानी योजना में क्या कमियाँ थी, मुझे कोई बताए, प्रधानमंत्री जी बताएं या आप बताओ या कोई भी बताए मुझे, उनमें क्या कमियां थी कि ये नई योजना लाने की ज़रूरत पड़ गई। जब आप एक पटवारी को 20 साल 30 साल 50 साल तक लगा रहे हैं, मास्टर को 40 साल तक जॉब करने का 60 साल तक मौका मिल रहा है, तो सैनिक कोई आपका 25 साल में बूढ़ा हो जाता है क्या? 18 साल में आप भर्ती कर रहे हो, 4 साल जॉब दोगे उसको, 22 साल में बूढ़ा हो गया क्या सैनिक? वो 23 साल में बूढ़ा हो गया क्या? 35 साल 30 साल में तो अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतते हैं प्लेयर्स, वो युवा ही तो होते हैं, वो बूढ़े थोड़े, बूढ़ा कोई ओलंपिक में मेडल जीत के ला गया क्या? तो जवान जो सेना में है वो कैसे 35 साल तक बूढ़ा हो जाएगा? इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कम होगा, अपेक्षाकृत कम होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि देश के प्रति जज्बा नहीं है, देश के प्रति जज्बा तो हम सेना में नहीं है तब भी है। हमें हर एक आदमी का देश के प्रति जज्बा है। एक टीचर अपना अध्यापन कार्य अच्छा करता है, वो देश के प्रति देश का भविष्य तैयार कर रहा है। एक व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है ईमानदारी से, वो देश का ही तो काम है। हम सब मिलके करें, यही तो देश का काम है, और देश के प्रति सबका जज्बा है। अंत में आप तारानगर की जनता को, क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तारानगर की जनता को, क्षेत्र के लोगों को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, आप सुखी रहें, आप समृद्ध रहें, आप स्वस्थ रहें, और बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, व्यसन से दूर रहें, नशा पता से दूर रहें, और अपने देश के भविष्य के लिए लगन से, ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ कार्य करें। जैसे एक अध्यापक है तो उसका जॉब बनता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सैलरी मिलती है, तो बच्चों को मनोयोग से पढ़ाए, ताकि प्राइवेट में नहीं जा कर के, जिनके पास चलो पैसे वाले प्राइवेट में पढ़ लेंगे, लेकिन गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए तो एकमात्र जरिया भी सरकारी स्कूल ही है, तो वहाँ जाएं। स्वास्थ्य कर्मी वो अपना अच्छा रोल करें, व्यापारी वो अपना, किसान अपना अच्छा रोल करें, सब अपने अच्छा रोल करें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप सबको मेरी तरफ से राम राम। धन्यवाद साहब, आपने देश की करनी पर मेरो वो मौको मिलो बोलने को, सुनो, कष्ट करो थे। धन्यवाद, राम राम साहब।